देखते हैं। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। तो कह रहे हैं कि गर्द, सबसे पहले ये जान लीजिए कि गर्द का मतलब क्या है। गर्द का यानी गंदा। हम जब बिस्तर का जो डनलप होता है या बहुत सारी चीज़ें जो है उसको हम जब झाड़ते हैं तो उससे क्या निकलता है, गंदा निकलता है। वो धूल नहीं है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हम किसी चीज़ को जब झाड़ते हैं और उससे जो गंदगी निकलती है वो गर्द है, वो गंदा है, वो धूल नहीं है। धूल वही है जो मिट्टी का सूखा हुआ रूप है। तो कह रहे हैं कि ग्राम भाषा यानी गांव की भाषाएं जो है उसमें कभी भी धूल को गंदा नहीं कहा गया, गर्द नहीं कहा गया है। धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है। लेखक कहते हैं कि धूल वह है जिसको हमने गोधूली कहकर अमर कर दिया, यानी गोधूली कभी समाप्त नहीं है। अच्छा, गोधूली का अर्थ क्या होता है? गोधूली का एक अर्थ होता है शाम, होता है। शाम तो अमर है, शाम कभी खत्म नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। जब तक दुनिया है तब तक शाम होता रहेगा, फिर सुबह होगी, फिर शाम होगा, यानी शाम का गोधूली कहकर हमने उसको अमर कर दिया है। लेकिन इसका एक और अर्थ है जो हम आगे जानेंगे। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है। अमराई यानी पहाड़ों के पीछे, अंबरों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है। जब सूरज डूबता है, पहाड़ों के पीछे ही डूबता है सूरज, हमें तो यही दिखाई देता है। तो जब वो डूबता है तो उसका रंग कैसा होता है? बिल्कुल सोने की कलर का होता है ना, गोल्डन कलर हो जाता है आकाश। और उस समय क्या होता है, मिट्टी भी क्या होता है, सोना लगने लगता है ना, यानी उस गोल्डन कलर में जो भी चीज़ें दिखाई तो वो भी गोल्डन गोल्डन नजर आता है। तो उस समय क्या होता है, वो धूली सोने को मिट्टी कर देती है। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है, चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है, जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। अब लेखक कुछ एग्जांपल्स देते हैं और उसके थ्रू हमें समझाना चाहते हैं कि धूल को लेखक क्या समझते हैं, धूल क्या है असलियत में। तो लेखक सबसे पहले कहते हैं कि गांव की भाषा में गांव के लोगों ने कभी भी धूल को गंदा नहीं कहा है। धूल को धूल कहा और गंदे को गंदा कहा। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि धूल वह, धूल क्या है? तो धूल वो बताते हैं, धूल वह है जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है। फिर कहते हैं कि सूर्यास्त के उपरांत, सूर्य जब अस्त हो जाता है, सूरज जब डूब चुका होता है, सनसेट हो जाता है, उसके बाद लीक पर जब आप देखेंगे गांव में पूरी सड़क जो होती है तो पूरा एक सड़क होता है, तो वो बिल्कुल तारकोल की तरह बनी हुई नहीं होती, यहाँ की शहरों की सड़कों की तरह नहीं होती, वो मिट्टी की सड़क होती है। तो सड़क कैसी होती है? पतली सी होती है, वो वहाँ की ज़मीन टाइट होती है और हम उस पर चलते हैं। उसके साइड में जाएंगे तो वहाँ धूली होती है या वो उबड़ खाबड़ होता है, वो प्लेन नहीं होता है, तो वो उसको लीक कहते हैं, लीक। तो लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह जब गाड़ी निकल जाती है, जब आप देखते होंगे गांव में जब गाड़ी निकलती है, गाड़ी जब गुजर जाती है तो पीछे धूल उड़ता रहता है, तो कैसा लगता है? जैसे लेखक को ऐसा लगता है कि मानो वो रुई का बादल हो गया हो, वो रुई यानी कॉटन का बादल छा गया है, वो धूल को देखकर ऐसा लगता है उन्हें। फिर कहते हैं ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है। फिर कहते हैं कि या फिर जैसे हाथी गुजरता है तो हाथी के पैर जो हैं वो कैसे रखते हैं, जैसे मानो जहाँ रखता है वहाँ रह ही जाता है। तो कह रहे हैं कि वो धूल भी क्या होता है, उड़ती तो है लेकिन फिर वो वापस उसी जगह पर आकर बैठ जाती है, उसी जगह स्थिर रह जाती है। फिर कहते हैं कि चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है। कवि का क्या है? कवि कल्पना करते हैं। कवि जब भी कविता लिखते हैं तो जब भी आप कोई कविता पढ़ेंगे तो उसमें क्या लगेगा? उसमें ऐसा लगेगा कि इसमें तो असलियत कुछ है ही नहीं, कवि ने तो सब कुछ कल्पना करके इमेजिनेशन में सब कुछ लिखा है कि हाँ ऐसा होता तो ऐसा लगता है, ऐसा होता तो ऐसा सुंदर लगता है। तो कह रहे हैं कि रात में जब मेले के लिए जो गाड़ियाँ जाती है उसके पीछे भी जो धूल उड़ता है, तो रात में जो मेले के लिए जो गाड़ियाँ जाती है उसके पीछे कवि की कल्पना जाती है, क्योंकि मेले जो जाते हैं लोग जाते हैं लेकिन कवि कविता लिख रहा होता है, तो वो लोग तो कवि के रिश्तेदार नहीं है, लेकिन कवि कल्पना करता है कि हाँ रात में मेले में लोग जाते हैं और उस पर कविता लिखता है। तो लेखक कह रहे हैं कि ये कवि की जो कल्पना है, धूल भी ठीक उसी की तरह है।
फिर आगे कहते हैं कि जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। फिर कहते हैं कि धूल वह है जो शिशु के मुंह पर लगने से उसकी सुंदरता निखार देता है, फूलों की पंखुड़ियों पर बैठकर उसका सौंदर्य बनकर छा जाता है, धूल उसका नाम है। गोधुली पर कितने कवियों ने अपनी कलम तोड़ दी? लेखक कह रहे हैं कि हम देखते हैं, लेखक कह रहे हैं और ऐसा है भी, हम देखेंगे तो जो गोधुली है, जो गोधुली जो शब्द है उसके ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी गई है। यानी कलम तोड़ देना यानी बहुत रचनाएं की गई है, बहुत सारे कवियों ने अपनी हिसाब से कविताएं लिखी है। लेकिन यह गोधुली गांव की अपनी संपत्ति है। फिर वो कहते हैं कि भले गोधुली पर शाम पर हो, या फिर गोधुली का एक और अर्थ है, जब शाम होती है तो गाँव में जब गाय होते हैं, गाय और गाय को पालने वाले ग्वाल, वो दोनों वापस घर की ओर लौटते हैं, और जब वो लौटते हैं तो उनके पैरों से धूल उड़ती है, तो उसको भी गोधुली कहते हैं। यानी गो यानी गाय, धूली यानी उनके पैर से उड़ने वाली धूल, गोधुली का ये भी एक अर्थ है। तो कह रहे हैं कि जो गोधुली है वो गांव की संपत्ति है। क्यों गांव की संपत्ति है? क्योंकि शहरों में गाय हमें नज़र नहीं आती, गाय नज़र भी आती है तो बिल्कुल वो ऐसा नहीं है कि सुबह उसको ले जाया जाता है फिर शाम को लेकर आ जाता है, वो कहीं भी घूमती फिरती मिलती है, कहीं दुकान में, कहीं सड़क पर। और यहाँ सबसे बड़ी बात कि यहाँ की सड़कें जो है वो बिल्कुल पक्की होती है और उस पर धूल नहीं उड़ते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जो गोधुली है वो गाँव की अपनी संपत्ति है, जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी, जो शहर के हिस्से नहीं आया, वो हमेशा गांव में ही रही गोधुली। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधुली की बेला में आने का आग्रह किया गया था। तो आगे कह रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता, बुक सेलर थे बहुत फेमस, उन्होंने एक निमंत्रण पत्र दिया, पार्टी का जो निमंत्रण पत्र मिलता है ना, इन्विटेशन कार्ड, वो दिया, और उसमें लिखा हुआ था टाइमिंग कि गोधुली की बेला में आने का आग्रह किया, यानी शाम के समय आने का आग्रह किया। उसमें कहा गया था कि शाम को आइए, गोधुली की बेला में आइए। लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधुली कहाँ? तो लेखक व्यंग कर रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि आपने गोधुली का तो प्रयोग कर लिया, लेकिन शहर में गोधुली कहाँ से आएगी? शहर में गाय कहाँ से आएंगी? और वो कब लौटेंगी जो उनके पैर से धूली उड़ेगी? जब गाय आएंगी ही नहीं तो गाय लौटेंगी कब, और धूल कहाँ से उड़ेगी? तो फिर मैं कौन से टाइम पे आऊँ? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। यह कविता की विडंबना थी, और गाँव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालों के पदों की धूली है। तो कह रहे हैं कि ये जो है ये कविता की विडंबना है, कविता की मजबूरी है कि कविता जब लिखते हैं तो कविता में कवि क्या करते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो रोचक हो, जो इंटरेस्टिंग हो, जो लोगों को पसंद आए। तो ये कवियों की और कविता की मजबूरी है कि कविता को सुंदर दिखने के लिए, कवियों को अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए गोधुली शब्द का प्रयोग करना पड़ा है। लेकिन ये शहरों की संपत्ति है ही नहीं, यानी शहर में बैठकर जो कविताएं लिख रहे हैं ये उनके लिए नहीं है, ये वो बस मजबूरी में प्रयोग करते हैं। और फिर कहते हैं कि गाँव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया, यानी जो कवि गाँव में रहकर भी जिस धूली के बारे में लिखते हैं और अपनी कविताओं में लिखकर उसको अमर करते हैं, वे भी उस धूली की बात नहीं करते जो हाथी घोड़े के पग संचालन से, यानी हाथी घोड़े के चलने से या किसी और के चलने से जो धूल उड़ते हैं उस धूली की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भी उसी धूली की बात कर रहे हैं जो गो और गोपालों यानी गाय और गाय के पालने वाले के पैर से जो धूल उड़ते हैं उसी धूली की बात करते हैं। यानी लेखक यहाँ डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि कौन सा धूल इम्पोर्टेंट है, लेखक कौन से धूल को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। यानी लेखक कह रहे हैं कि मैं हर उस धूल को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, यानी हर गर्द को, हर चीज़ को मैं धूल नहीं कह रहा, बल्कि मैं धूल केवल गायों और गाय के पालने वालों गोपालों के पैर से उड़ने वाली धूल को ही कह रहा हूँ कि वही धूल है, वही इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे गंदगी है, बाकी सारे गर्द हैं। आगे देखते हैं, नीच को धुरी समान वेद वाक्य नहीं है। यहाँ एक लाइन लिखा गया और कहते हैं कि ये वेद वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है? पहले समझ लीजिए कि नीच को धुरी समान, नीच को यानी नीच, छोटा, वो क्या है? धूली समान, वो धूल के समान है। कहते हैं ना, धूल अगर गंदा है तो कहते तुम तो धूल के, उसके पैर के धूल के समान भी नहीं हो, यानी नीच को कहते हैं, छोटे को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि ये
वेद वाक्य नहीं, यानी वेदों में ये कहीं नहीं लिखा गया, यानी ये एक सही वाक्य नहीं है, क्योंकि वेद में सारी सही चीजें लिखी गई है। सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। लेखक आगे बताते हैं, धूल की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि सती उसे माथे से, सती, सती मतलब समझते हैं, जिसका पति मर जाता था पहले, पत्नी उसी अग्निशैया पर, जिस आग में पति जल रहा था, पति की डेड बॉडी जल रही थी, उसी पे स्त्री मर जाती है। यानी जो तपस्वी है, जो तपस्वी है ना, यही ना, अब उसी पे जाकर स्त्री मर जाती है, यानी वो तपस्या है एक तरह का। तो जो सती है वो धूल को अपने माथे से लगाते हैं, योद्धा उसे अपने आंखों से लगाते हैं। कई बार देखते हैं ना, हम कबड्डी खेलते हुए देखते हैं, या कई बार ऐसे लोगों को देखते हैं कि धूल को उठाकर अपने माथे से लगाते हैं, धूल को उठाकर अपनी आंखों से लगा लेते हैं। तो एक और एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि यूलिसिस एक बहुत बड़ा सम्राट था, ने प्रवास से लौटने पर, जब वो युद्ध पर गया और वो वहां से लौटकर अपने देश इथाका पहुंचा, तो उसने धूली को चूम लिया था। तो कह रहे हैं कि धूल ये है। यूक्रेन से मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां भी धूल का स्पर्श किया था। फिर आगे बताते हैं कि यूक्रेन जो है, तो यूक्रेन के मुक्त हो जाया, जब यूक्रेन मुक्त हो गया, जब गुलाम था और जब आज़ाद हो गया, तो वहाँ का जो एक रेड आर्मी है, लाल सैनिक जो था, वो भी धूल को उसी श्रद्धा के साथ स्पर्श किया, उसको अपने सिर से लगाया। श्रद्धा यानी वो अपना जमीन के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है, मिट्टी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना के धूल से बढ़कर और कौन साधन है। फिर वो कहते हैं कि श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, स्नेह यानी प्रेम, श्रद्धा यानी लगाव, भक्ति यानी सबको समझ में आता है। तो किसी के प्रति अगर श्रद्धा हो, भक्ति हो, स्नेह हो, ये सब बताना हो, तो ये बताने के धूल से बड़ा साधन और कुछ नहीं है, धूल से बड़ा जरिया नहीं है। आपको अपने देश के प्रति बताना है कि आप देश से बहुत प्रेम करते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे आसान साधन है और सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या, अपनी मिट्टी को उठाकर अपने सिर से लगाएंगे, तो ये सबको समझ में आ जाता है कि हाँ, इसे अपने ज़मीन से, अपने देश से बहुत प्रेम है। तो लेखक भी यही कहना चाहते हैं कि धूल क्या है, आप समझ लीजिए, जो हमारे समाज में उसकी महत्व क्या है, उसका महत्व क्या है, हम इसके द्वारा अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं, श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। ये धूल का इंपॉर्टेंस है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। तो पहले ही कहा गया कि इसमें बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियां का प्रयोग होगा। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि धूल का इंपॉर्टेंस कितना है, आप देखिए इसी बात से समझिए कि एक तो अपने देश के प्रति जो प्रेम व्यक्त करना है, तो उसके लिए भी हम धूल को उठाकर अपने सिर से लगाते हैं, आंखों से लगाते हैं। ये श्रद्धा, भक्ति, स्नेह व्यक्त करने का एक जरिया है। और साथ ही घृणा या असूया, घृणा यानी हम किसी से अगर घृणा करते हैं, हम किसी को नीच मानते हैं, तो उसके लिए भी धूल का धूल का एग्जाम्पल लिया जाता है। जैसे धूल चाटने, हमने उस जैसे हम कहते हैं कि राम ने रावण को युद्ध में धूल चटा दिया, धूल चटा दिया यानी हरा देना। फिर धूल झाड़ने, गंदगी साफ करना, तो इसके लिए भी धूल का प्रयोग होता है। यानी हम समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में धूल का इंपॉर्टेंस कितना है, तभी तो धूल का एग्जाम्पल दिया जाता है हर बात में, अच्छी चीज़ों के लिए भी और बुरे चीज़ों के लिए भी। अगर धूल इंपॉर्टेंट होता ही नहीं हमारे जीवन में, तो धूल का एग्जाम्पल्स नहीं दिया जाता ना। तो लेखक हर बार हर एग्जाम्पल के थ्रू यही बताना चाहते हैं कि धूल इंपॉर्टेंट चीज़ है। धूल वो नहीं है जो हम आज समझने लगे हैं, धूल का अर्थ एक और है जिसको हम भूलते जा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि धूल, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग है। अब यहाँ देखेंगे तो धूल है, धूली है, फिर धूली है, दो अलग अलग मात्राओं के साथ है, और धुरी है, आदि की व्यंजनाएं, यानी कह रहे हैं कि इन सब का अर्थ अलग अलग है। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है। लेखक कह रहे हैं कि धूल जो है वो जीवन का यथार्थवादी गद्य है, यानी जीवन की सच्ची कहानी है। धूल क्या है, तो जीवन की सच्ची कहानी है। फिर आगे कहते हैं कि धूली, जो ला में छोटी लगी है, उसकी कविता है। धूली क्या है, हमारे जीवन का जो सच्ची कहानी है उसकी कविता है। फिर क्या है, धूली छायावादी दर्शन है, और जो ला पे बड़ी है वो छायावादी दर्शन है। छायावाद में हमेशा प्रकृति का वर्णन किया गया है, तो कहते हैं कि धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धुरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। तो लेखक ये बता रहे हैं कि धूल, धूली, धूली और धुरी
इसकी अलग अलग अर्थ हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है, यानी जीवन की सच्चाई है। धूली उसकी कविता है। फिर ल में बड़ी वाली जो धूली है वो छायावादी दर्शन है। छायावादी दर्शन में क्या किया गया? छायावादी एक दर्शन है। छायावाद बेसिकली एक युग है जिसमें कवियों ने, जो उसके प्रमुख जो कवि हैं, 4 कवि माने गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसके माध्यम से जीवन के, हमारे जो मानव जीवन है उसकी बातों को रखा। यानी प्रकृति और जीवन, मनुष्य जीवन को जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन उस पर लेखक कहते हैं कि इसकी वास्तविकता जो है वो संदिग्ध है, यानी इसकी जो सच्चाई है वो डाउटफुल है। और धुरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। और धुरी जो है वो लोक संस्कृति, यानी जो संस्कृति हमारी, जो समाज में संस्कृति प्रचलित है, उसका नवीन जागरण, यानी नया जो जागरण होता है वो है। इन सब का रंग एक ही है। कहते हैं कि इन सब का जो रंग है वो बिल्कुल एक है। रूप में भिन्नता जो भी हो, कहते हैं कि भले ये दिखने में, सुनने में अलग लगते हो, लेकिन ये सारी चीजें एक ही है। यानी जीवन का जो सच्चाई है, जो कविता है, जो छायावादी दर्शन है, और जो संस्कृति का नवीन जागरण है, ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। भले सुनने में अलग लगती हो, दिखने में अलग लगती हो। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही शरत के धूले उजले बादलों का स्मरण हो आता है। लेखक कहते हैं ये बिल्कुल उसी तरह एक है जिस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग तरह की मिट्टी होती है। आपको कहीं लाल मिट्टी नजर आएगी, कहीं पीली मिट्टी नजर आती है, बहुत अलग अलग रंगों की मिट्टी नजर आती है, काली, पीली, लाल, अलग अलग तरह की। लेकिन जैसे ही हम धूल की बात करते हैं तो हमारे मन में केवल एक ही कलर नजर आता है, और वो है सफेद। यहाँ कह रहे ना कि धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो आता है। शरद यानी शरद ऋतु, शरद ऋतु में जो आकाश में बादल होते हैं वो उजले होते हैं, तो वो जो सफेद जो बादल है, ठीक उसी रंग का हमें धूल नजर आता है। आपको कभी भी लाल धूल नजर नहीं आएगा, काली धूल नजर नहीं आएगी, आपको हमेशा धूल जब नजर आएगा तो हमेशा सफेद ही नजर आता है। यानी लेखक कह रहे हैं कि भले मिट्टी अलग अलग हो, लेकिन धूल एक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार धूल, धुली, धुली, धुरी सब अलग अलग हैं, लेकिन वो सारी एक ही चीज है। फिर कहते हैं धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। फिर कहते हैं कि धूल के लिए सफेद शब्द का प्रयोग करना अनावश्यक है, अनयूजफुल है। क्यों? क्योंकि उसका जो रंग है वो वही है ही, वो नेचुरल ही है। तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा से विशेषण, उसकी विशेषता बताने के लिए हम करेंगे कि धूल सफेद होता है, तो ये सफेद जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। हम दिन होता है तो दिन सफेद होता है, ये हम नहीं कहते हैं। हम कहते हैं दिन, सब समझ जाते हैं कि हाँ दिन सफेद ही होता है, दिन में उजाला होता है, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। उसी तरह रात कहने का मतलब सब समझ आ जाता है कि रात में अंधेरा होता है। हम ये नहीं कहते कि रात में अंधेरा छा जाता है। रात कहने का मतलब ही वही है। यानी हम ये कह रहे हैं, लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जो धूल है उसका जो नेचुरल कलर है वो खुद ही व्हाइट है, उसके लिए इसको विशेषण बनाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक्स्ट्रा से कोई शब्द प्रयोग करके ये बताने की जरूरत नहीं कि वो सफ़ेद है, बल्कि उसका नेचुरल कलर, यानी धूल कहने के साथ ही हमें समझ में आ जाता है कि वो सफ़ेद ही है। इस कहानी का ये आखिरी पैराग्राफ है, देखते हैं। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से ना लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखें। फिर कह रहे हैं कि अभी जो लोग धूल को अलग मीनिंग से समझते हैं, धूल को ठीक लेखक जो समझ रहा है वैसा नहीं समझते, उनके लिए कह रहे हैं कि चलो ठीक है, हमारी देशभक्ति, यानी जो लोग देशभक्ति की बात करते हैं वो धूल को माथे से ना लगाए। चलो मान लिया आप उस धूल को माथे से लगाकर देशभक्ति आप नहीं मानते कि हाँ उसमें धूल को माथे से लगाने से देशभक्ति व्यक्त होती है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उस पर पैर तो रखो। उस धूल से, उस मिट्टी से दूर क्यों जाना चाहते हो? यहाँ बहुत सारे अर्थ हैं इसके। लोग जमीन पर पैर नहीं रखना चाहते, लोग पक्की सड़क पर चलना चाहते हैं, लोग टाइल्स लगे घर में रहना चाहते हैं, लोग पक्के मकान में रहना चाहते हैं, लोग अपने देश छोड़कर दूसरे देश में रहने को तैयार हो जाते हैं। तो लेखक के कहने का मतलब ये सारे अर्थ हैं कि ठीक है, तुम उस धूल को अपने माथे से लगाकर अपनी देशभक्ति व्यक्त नहीं करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तुम उस मिट्टी पर तो रहो, उस पर पैर तो रखो, यानी अपने देश में तो रहो, अपने देश से प्रेम तो करो।
किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। फिर लेखक एक क्वेश्चन करते हैं, ये जो किसान है जो दिन भर उसी मिट्टी में, जिस मिट्टी से हर कोई भागना चाहता है, जिस धूल से हर कोई बचना चाहता है, किसान जो दिन भर अपना पूरा जीवन उसी मिट्टी और उसी धूल के बीच बिताता है, उसके चेहरे पर जो धूल लगी हुई है, वो हमारी सभ्यता से यानी हमारे जनरेशन से क्या कहता है। हम सब, हमारे जो पूरी जनरेशन, हम चाहे जितना भी डेवलप हो जाए, क्या हम किसान के बगैर जी पाएंगे? नहीं पाएंगे। हम चाहे जितनी फैक्ट्रीज लगा ले, लेकिन हम खाने की चीज़ें बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो लेखक ये कह रहे हैं कि वो जो किसान है जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है, उस किसान के ऊपर, उसके चेहरे पर, उसके हाथ पैर पर जो धूल भरा हुआ है, वो हमारे सभ्यता से, हमसे, हमारे जनरेशन से क्या कहता है, क्या क्वेश्चन करता है। हम कांच को प्यार करते हैं, लेखक कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम कांच को, हम शीशे को प्यार करते हैं। धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है, भीतर की कांति आंखों से उजल रहती है। कह रहे हैं कि हम शीशे से प्यार करते हैं। हम धूली भरे हीरे जो हमें मिलते हैं, जो खदान में हीरा जो मिलता है, उसमें केवल धूल नजर आता है, लेकिन उसके अंदर जो शांति है वो नजर नहीं आता है। वो आंखों से ओझल हो जाती है, यानी आंखों के सामने होती है बट हमें दिखाई नहीं देती है, गायब हो जाता है। लेकिन ये हीरे अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। लेखक यहाँ बहुत गहरा अर्थ बता रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि हमें क्या पसंद है, हमें शीशा पसंद है, यानी हमें डुप्लीकेट चीजें पसंद है जो सुंदर दिखे, बस उसमें ओरिजिनलिटी हो ना हो कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि हीरा खादान में मिलता है। हम सबको पता है कि हीरे का इंपॉर्टेंस होता है। साफ हीरा और गंदा हीरा कह देने से वो हीरा कोई फेंक नहीं देगा। आपको अगर कोई हीरा मिले, एक साफ हीरा मिले और एक गंदा मिले, तो आप साफ रख के और गंदे वाले हीरे को फेंक नहीं देंगे। आप सबको पता है कि कीमत तो उसी हीरे की है। भले वो साफ सुथरा हीरा लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन हीरा तो हीरा ही है ना। तो लेखक भी यही कह रहे हैं कि जब धूली भरा हीरा होता है तो हमें केवल धूल नजर आता है, हीरा नजर नहीं आता। यानी जो हमें, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, उसमें हमें उसकी खामियां नजर आती है, उसके गुण बहुत कम नजर आते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि भीतर की जो कांति है, भीतर की जो सुंदरता है, भीतर की जो शांति है, वो हमें नजर नहीं आती। यानी जो चीज़ें हैं, हमारे देश की जो चीज़ें, हमारे अपनी जो चीज़ें हैं, उसकी जो गुण है वो हमें नज़र नहीं आता। हमें दूसरों की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। हमें अपने देश में भी बहुत सारी चीज़ें वो हमें पसंद नहीं आता, लेकिन दूसरे देश की हम बातें करते हैं कि हाँ वहाँ पर तो ऐसा सिस्टम है, वो बहुत अच्छा है, हमारे देश में तो ऐसा नहीं है। तो लेखक उन्हीं को ये समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। असली जो गुण है, जो हमारे हितकारी है, हमारे लिए भले के लिए है, वो हमारे पास ही है, हमारे देश में ही है। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। और कह रहे हैं कि ये जो हीरे हैं, ये जो अपने देश के जो गुणवान चीजें हैं, ये सब अमर हैं और एक दिन अमरता का प्रमाण देंगी, और देती भी हैं। हम देखते हैं कि जब भी कोई समस्या आती है, लोग हम वापस दौड़कर वापस घर पे ही आते हैं। हमें दूसरे पर, हम क्या होता है, घर में हम रहते हैं, अपने देश में रहते हैं, मान लीजिए अपने घर में रहते हैं, हमें घर वाले पसंद नहीं आने लगते हैं। घर वाले जब आपको कुछ टोकने लगते हैं कि हाँ ये गलत है, ऐसा मत करो, तो हमें घर वाले पसंद नहीं आते हैं। हम दूसरों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में दुख आता है तो हमारे घर वाले ही हमारे काम आते हैं। जैसे ही हम दूसरे देश में रहते हैं, जैसे ही हमें कोई समस्या आती है, हम दौड़कर अपने देश में वापस आते हैं, हमारी सरकार हमें, हमारी मदद करती है। तो लेखक भी यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये अमर है और ये अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे, और टाइम टाइम पर देते हैं। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। लेखक कहते हैं कि अभी तक केवल उन्होंने अटूट होने का प्रमाण दिया है। यहाँ पे लेखक बहुत गहरा अर्थ लेखक, अगर आप हीरा को भी लेंगे तो एक अगर गंदा हीरा है, धूली भरा हुआ हीरा है, और एक पॉलिश हीरा है, साफ सुथरा हीरा है, दोनों सेम कठोर होता है। हीरा वन ऑफ द टफेस्ट थिंग होता है। हीरा बहुत मुश्किल से टूटता है, हीरा टूटता ही नहीं, अगर ये कहे तो भी गलत नहीं है। यहाँ एक लाइन है, हीरा वही घन चोट न टूटे। घन यानी बहुत बड़ा हथौड़ा। तो कह रहे हैं कि हीरा वही है जो घन के चोट से भी नहीं टूटता। अब वो चाहे धूली भरे हो, चाहे साफ सुथरा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हीरे का असली जो गुण है वो यही है कि घन चोट यानी बहुत कड़े प्रहार के बाद भी वो ना टूटे, वही हीरा होता है।
साफ और गंदा हीरा होने से ऐसा नहीं है कि गंदा हीरा हीरा नहीं कहलाता है। तो लेखक भी ये कह रहे हैं कि वो अपने अटूट होने का, यानी जो देश की जो चीज़ें हैं, अपनी जो सभ्यता, अपनी जो संस्कृति है, उसके जो गुण हैं वो अटूट है, वो हमेशा एक रहेंगे, वो हमेशा हमारी भलाई के लिए रहेंगे, और वो इस बात का प्रमाण भी देंगे और टाइम टाइम पर देते ही रहते हैं। इसी बात को उन्होंने जस्टिफाई किया है हीरे के एग्जाम्पल से। फिर वो कहते हैं कि वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। फिर कह रहे हैं कि तो हम चाहे जितना अपने संस्कृति का अपमान कर ले, हम जितना चाहे अपने देश का अपमान कर ले, हम जितना चाहे दूसरों की चीज़ों को पसंद कर ले, अपनी चीज़ों को डिवैल्यू कर ले, उसको वैल्यू ना दे, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो हमारे देश की चीज़ें हैं, ये उलटकर हम पर चोट करेंगी, और जिस दिन चोट करेंगे ना, जिस दिन हमें आघात पहुंचाएंगी, उस दिन कांच और हीरे का अंतर समझ में आने लगेगा। यानी लेखक कह रहे हैं कि हम जिस संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, हम जो अपने देश का अपमान कर रहे हैं, हम जो अपने ही देश में जो रिसोर्स है, जो संपदा है, उसका जो सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक दिन समाप्त हो जाएंगी और ये समाप्त होकर हमें कष्ट देंगी, और जिस दिन हमें कष्ट पहुंचेगा उस दिन हमें अपनी सभ्यता का वैल्यू समझ में आएगा, हमें अपनी संस्कृति की वैल्यू समझ में आएगी, हमें अपने देश की वैल्यू समझ में आएगा, हमें अपनी मिट्टी की वैल्यू समझ में आएगी। और इसलिए कह रहे हैं कि जिस दिन ये वैल्यू हमें समझ में आ जाएगी, उस दिन कांच और हीरा यानी डुप्लीकेट और ओरिजिनल चीज़ों में अंतर समझना बाकी नहीं रहेगा। यानी उस दिन जिस समय ये समय आएगा, उस समय क्या होगा, हमें डुप्लीकेट और ओरिजिनल में अंतर समझ में आ चुका होगा तब तक। लेकिन अफसोस ये रहेगा कि ये सारी चीज़ें हमसे दूर जा चुकी होंगी। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। और फिर कहते हैं कि तब जब ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी, तब हम क्या करेंगे कि वो जो धूल भरा हीरा है, वो जो गांव की चीज़ें हैं, अपने देश की जो चीज़ें हैं, उसको भी हम क्या करेंगे, अपने माथे से लगाने लगेंगे। जिसको हम आज कुछ नहीं समझते हैं, जिसको सिर्फ हम एक गंदा चीज़ समझते हैं, जिसको हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, उस चीज़ को भी हम अपने माथे से लगाने लगेंगे, हम उससे भी प्रेम करने लगेंगे। तो लेखक यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देते हुए कह रहे हैं कि हमें अपने देश की, हमें अपने देश की संपदा की, हम अपने देश की संस्कृति की, हमें अपने देश की सभ्यता की, हमें अपने देश के लोगों की सम्मान करना चाहिए, उसके वैल्यू को समझना चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए और उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ना कि उसका असम्मान करना चाहिए, ना कि हमें उसका डी वैल्यू करना चाहिए, ना कि हमें उसे छोड़कर दूसरे देशों के प्रति अग्रसर होना चाहिए, दूसरे देशों की अच्छा मानना और अपने देश को गलत कहना चाहिए। ऐसा नहीं करना है। लेखक हमें साफ संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए और हमारे देश की सारी चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये इस पूरी कहानी का अर्थ है, सारांश है। अब इसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी यहीं दे दिए जाएंगे और आप इसको यहीं से नोट कर लीजिएगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।